आज के इस नए गहन विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। आज का जो हमारा विषय है ना वो मतलब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और शायद सबसे खतरनाक टकराव पर आधारित है। बिल्कुल, इजराइल और ईरान के बीच जो ये भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। एग्जैक्टली। और आज हमारे पास जो स्रोत जो दस्तावेज मौजूद है उसका नाम है शैडो वॉर, द इजराइल ईरान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जी, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रोजमर्रा की खबरें पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इस दुश्मनी के इतिहास को गहराई से समझेंगे। प्रॉक्सी वॉर का वो अदृश्य जाल कैसे काम करता है उस पर बात करेंगे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इस पूरी चर्चा को मैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। वो क्या है? कि अगर इजराइल और ईरान का सीधा युद्ध छिड़ जाए तो क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका विश्लेषण आज हर वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ कर रहा है। क्योंकि अगर आप स्रोत की गहराई में जाएं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये महज जमीन का झगड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दो देशों के बीच की सीमा का कोई आम विवाद नहीं है। तो फिर इसे किस नजरिए से देखा जाए? ये असल में विचारधारा, अपनी सुरक्षा को लेकर गहरे डर और मिडिल ईस्ट में वैश्विक शक्ति संतुलन की एक बहुत बड़ी जंग है। मतलब इसके तार सिर्फ उस रेगिस्तान या वहां के तेल के कुओं तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और महाशक्तियों की कूटनीति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस स्रोत को पढ़ते हुए ना जो सबसे पहली चीज सामने आती है, हाँ, वो कई लोगों के लिए काफी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि आज हम इजराइल और ईरान को कट्टर दुश्मन मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेज कहता है कि ऐसा हमेशा से नहीं था। सही बात है। शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो इनके बीच कूटनीतिक रिश्ते मौजूद थे। यहाँ तक कि आर्थिक संबंध भी थे। दोनों ने कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी किया था। जी, तो यहाँ मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्या घटा जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया? असली बदलाव और इस पूरी दुश्मनी का जो निर्णायक मोड़ था वो आया 1979 में। 1979 की इस्लामी क्रांति। बिल्कुल, 1979 में ईरान में जो क्रांति हुई वो सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था। तो क्या था? ये एक राष्ट्र की पूरी राजनीतिक, सामाजिक और सबसे अहम बात, उसकी भू राजनीतिक विचारधारा का बदल जाना था। जब नई सरकार आई तो उनका नजरिया पिछली सरकार से एकदम अलग था। और इसी वैचारिक नींव का सबसे सीधा असर इजराइल के साथ उनके रिश्तों पर पड़ा। एग्जैक्टली। स्रोत में ये स्पष्ट लिखा है कि 1979 के बाद ईरान ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना पूरी तरह से बंद कर दिया। जी, और बात से दूतावास बंद करने तक सीमित नहीं थी। हाँ, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। नई सरकार ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर एक अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया। और इसके पीछे की कूटनीति को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के वजूद को ही नकार देता है, उसे अवैध मान लेता है, वाह, तो वहां से बातचीत या किसी भी कूटनीतिक समाधान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मतलब कोई मध्यम मार्ग बचता ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी एक फैसले ने दशकों लंबी इस खुली दुश्मनी की नींव रख दी। अब जब इतनी गहरी दुश्मनी है तो सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि दोनों देश सीधे आमने सामने आकर युद्ध क्यों नहीं लड़ते? एग्जैक्टली, सीधे सेनाएं बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजते? इसका बहुत सीधा सा कारण है सीधे युद्ध की भारी कीमत, आर्थिक नुकसान और जान माल की तबाही। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना, जिसे स्रोत में शैडो वॉर या प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। जी, परोक्ष युद्ध, इसे आप एक तरह की शतरंज की बाजी मान सकते हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ईरान सीधे अपनी सेना या राजा को मैदान में नहीं उतारता। तो वो क्या करते हैं? वो इस क्षेत्र में मौजूद अन्य सशस्त्र संगठनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्रोत में हमास और हिजबुल्लाह का जिक्र किया गया है। हाँ, ईरान इन संगठनों को आर्थिक मदद, हथियार और सामरिक समर्थन देता है। और फिर ये संगठन इजराइल पर हमले करते हैं। बिल्कुल। इससे ईरान को सबसे बड़ा कूटनीतिक फायदा क्या मिलता है? डिनायबिलिटी। मतलब वो मुकर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह सकते हैं कि हमने तो सीधा हमला किया ही नहीं, जबकि जमीन पर उनका रणनीतिक मकसद पूरा हो रहा होता है। सही कहा। अब दूसरी तरफ इजराइल इसका जवाब कैसे देता है, वो भी बहुत अहम है। हाँ, इजराइल चुपचाप हमले तो सहता नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनकी रणनीति सक्रिय रक्षा की है। तो जब भी उन्हें खुफिया जानकारी मिलती है कि इन प्रॉक्सी संगठनों को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, तो इजराइल तुरंत जवाबी एयर स्ट्राइक करता है, हवाई हमले।
ताकि हथियारों की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। जी। और इसी पूरी प्रक्रिया को छाया युद्ध कहा जाता है, जहां आधिकारिक तौर पर युद्ध घोषित नहीं है, कोई एक रणभूमि नहीं है, लेकिन परछाइयों के पीछे हमले और जवाबी हमले लगातार चल रहे हैं। ये तो रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। लेकिन जब हम दस्तावेज में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रॉक्सी वॉर तो महज खरोंचे लगने लगती हैं। हाँ, क्योंकि असली मुद्दा कुछ और ही है। बिल्कुल। टकराव का सबसे संवेदनशील और सबसे खौफनाक मुद्दा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम। मुझे लगता है यही वो असली धुरी है जिस पर ये पूरा भू राजनीतिक तनाव टिका हुआ है। इजराइल का सबसे बड़ा डर यही है ना? जी, परमाणु कार्यक्रम वह टाइम बॉम्ब है जिससे इस पूरे क्षेत्र को खौफ है। अगर हम इसे सिक्योरिटी डिलेमा या सुरक्षा की दुविधा के चश्मे से देखें तो इजराइल के नजरिए से ईरान का परमाणु हथियार हासिल करना महज कोई रणनीतिक चुनौती नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो इसे अपने अस्तित्व पर एक सीधे संकट के रूप में देखते हैं, जिसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा जाता है। एग्जैक्टली। उनका तर्क बहुत सीधा है। जिस देश ने हमें अवैध घोषित कर रखा है, अगर उसके हाथ में ऐसा विनाशकारी हथियार आ गया तो वे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। सही कहा। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बहुत सख्त बयान आते रहे हैं। हाँ, स्रोत में उनका बयान भी है जहां वो स्पष्ट कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह कूटनीति की भाषा में कोई आम चेतावनी नहीं है, यह एक रेड लाइन है। इसका मतलब है कि अगर उन्हें लगा कि ईरान उस दहलीज को पार कर रहा है तो इजराइल सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का पक्ष भी उतना ही अड़ा हुआ है। बिल्कुल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के भी लगातार इजराइल विरोधी बयान आते रहे हैं। और ईरान का तर्क ये कहता है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और ये उनका संप्रभु अधिकार है। यही तो वो सिक्योरिटी डिलेमा है। जब इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाता है तो ईरान उसे अपने लिए खतरा मानता है, और जब ईरान अपनी ताकत बढ़ाता है तो इजराइल खुद को खतरे में पाता है। और इसी अविश्वास के चक्कर में वो इस पूरे क्षेत्र को एक महायुद्ध की तरफ धकेलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस होड़ के बीच एक और पहलू है जिसने इस संघर्ष को पूरी तरह से बदल दिया है। जी, युद्ध के नए तरीके। हाँ, आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों या बॉर्डर पर सैनिकों तक सीमित नहीं रहा है। तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है और ये नए मोर्चे इस टकराव को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। जैसे अगर हम सीरिया का उदाहरण लें, सीरिया इस शैडो वॉर का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जहां इजराइल लगातार उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता है जहां ईरान अपने हथियार जमा कर रहा होता है। सही बात है। और मिसाइल तकनीक और ड्रोन्स ने तो पूरा गेम ही पलट दिया है। क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं और आसानी से रडार की पकड़ में भी नहीं आते, और दुश्मन के इलाके में बहुत भीतर तक जाकर अचूक निशाना लगा सकते हैं। लेकिन ड्रोन से भी एक कदम आगे, स्रोत में जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, साइबर अटैक। एग्जैक्टली, साइबर अटैक। ये विचार ही बहुत डरावना है कि अब आपको किसी देश पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान भेजने की जरूरत नहीं है। जी, हैकर्स की टीम कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी दूसरे देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को अपंग कर सकती है। आप किसी शहर का पावर ग्रिड ठप कर सकते हैं, उनका बैंकिंग सिस्टम गिरा सकते हैं, या परमाणु संयंत्रों के नेटवर्क्स को हैक करके मशीनों को नष्ट कर सकते हैं। और इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हमलावर की पुख्ता पहचान करना लगभग असंभव होता है। बिल्कुल। और इसी अदृश्य युद्ध का एक और खौफनाक हिस्सा दस्तावेज में बताया गया है, वैज्ञानिकों की हत्या। हाँ, ईरान के कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की पिछले कुछ सालों में बहुत ही रहस्यमयी और हाईटेक तरीकों से हत्या हुई है। और ईरान इसका सीधा आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसियों पर लगाता है। सही बात है। अब आप खुद सोचिए, जब साइबर हैकिंग, ड्रोन हमले और खुफिया हत्याएं सामान्य बात बन जाएं, तो स्थिति सच में एक बारूद के ढेर जैसे हो जाती है। और विश्लेषकों का सबसे बड़ा डर यही है, मिसकैलकुलेशन। मतलब कोई एक गलत अनुमान या तकनीकी चूक। जी, मान लीजिए कोई ड्रोन गलती से किसी रिहायशी इमारत पर गिर जाए, जहां आम नागरिक मारे जाएं, या कोई साइबर अटैक किसी देश के पूरे अस्पताल नेटवर्क को ठप कर दे, तो ऐसी एक छोटी सी चिंगारी इस छाया युद्ध को एक खुले युद्ध में बदल सकती है, जहां फिर कोई कूटनीति काम नहीं आएगी। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है, जो शायद इस गहन विश्लेषण को सुन रहे कई लोगों के मन में भी आ रहा होगा। जी बताइए। अगर कोई इंसान इस भौगोलिक क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, तो उसे इस इजराइल ईरान टकराव की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में छुपा है। आज दुनिया आपस में इतनी गहराई से जुड़ी है कि मिडिल ईस्ट में गिरी एक मिसाइल की गूंज दुनिया के हर स्टॉक मार्केट में सुनाई देती है। सबसे बड़ा असर तो ऊर्जा बाजारों पर पड़ेगा ना? बिल्कुल। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का दिल है।
और अगर युद्ध छिड़ता है तो हॉर्मूज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। और अगर तेल के जहाज़ों का रास्ता बंद हो गया तो कच्चे तेल की भारी कमी हो जाएगी। तेल की कीमतें रातों रात 2 गुनी या तिगुनी हो सकती हैं। और तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और पूरी दुनिया में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। एग्जैक्टली। स्रोत स्पष्ट चेतावनी देता है कि ऐसी स्थिति दुनिया भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन ला सकती है। हम पहले से ही कई वैश्विक झटकों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक और ऊर्जा संकट कई विकासशील देशों की कमर तोड़ देगा। और क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक फैलाव होगा, एक डोमिनो इफेक्ट। मतलब अगर इजराइल और ईरान सीधे युद्ध में उतरते हैं तो अमेरिका जैसे देश खुद को अलग नहीं रख पाएंगे। ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से ऐसा होना लगभग असंभव है, क्योंकि अमेरिका के वहां गहरे रणनीतिक हित है। जी, अगर इजराइल पर कोई अस्तित्वगत संकट आता है तो अमेरिका का युद्ध में शामिल होना तय माना जाता है। और जैसे ही अमेरिका प्रवेश करेगा तो अन्य वैश्विक ताकतें भी शांत नहीं बैठेंगी। और देखते ही देखते ये एक क्षेत्रीय विवाद से वैश्विक संकट में बदल जाएगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र बार बार शांति की अपील करता रहा है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा, सुरक्षा और शक्ति की जंग है। लेकिन याद रखिए, युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, हार इंसानियत की होती है। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही अहम संदेश है। जब अर्थव्यवस्था के आंकड़े बाद में गिने जाएंगे, उससे बहुत पहले जो कीमत चुकाई जाएगी वो आम और निर्दोष लोगों की जिंदगी हो। बिल्कुल सही। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के आधार पर मैं सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी। इस चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब युद्ध लड़ने के तरीके जैसे साइबर अटैक और ड्रोन इतने अदृश्य और तकनीक आधारित हो गए हैं, तो क्या भविष्य में युद्ध क्षेत्र और शांति क्षेत्र के बीच का अंतर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य के युद्ध केवल भौगोलिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं, हमारे डिजिटल नेटवर्क्स, हमारे अस्पतालों के सर्वर्स और शायद हमारे घरों तक पहुंच चुके होंगे, जहां दुनिया का कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं रह पाएगा? एग्जैक्टली। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही जटिल विषयों की परतों को खोलते रहेंगे।